हेलो गाइस, दिस इज उत्कर्ष और ये है आपका छोटा सा चैनल स्टडी जोन। तो हम लोग बात कर रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के बारे में और ये है हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा स्टेट, बीईसी स्टेट और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यार। पहले हेडिंग डाल लो यार सब लोग, प्लाज्मा स्टेट। तो हम लोग अपनी पुरानी वीडियो में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो और स्टेट्स के बारे में जो कि क्लास 9th में आप लोग इनसे अब वेल नोन होंगे। तो वो कौन सी है? एक प्लाज्मा और एक है बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलो अभी बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो यार हमको पता है यार प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरी चीज जिसके लिए जानी जाती है वो है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्योंकि सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए इसके सभी पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स are highly charged and activated. Highly charged and activated. दूसरी चीज, प्लाज्मा में जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ द मैटर। क्या? मेजॉरिटी ऑफ द मैटर कितना कहते हैं? 90%। मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज एक्चुअली फाउंड इन प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। एक्चुअली फाउंड इन प्लाज्मा स्टेट। तो देखो यार, दिस इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसके पार्टिकल जितने भी होते हैं वो सब बहुत हाईली चार्ज और बहुत आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में, है ना। इस वजह से ये जो स्टेट है ये बहुत एनर्जेटिक और एक्साइटेड स्टेट है, ठीक। ये जो इसकी क्या खूबी है कि ये खुद से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकती है। और इसके बारे में अगर बात करी जाए तो अपनी पूरी यूनिवर्स में 90% जो मैटर है वो सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा स्टेट है ना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया क्या? रब करा जाए। चलो अब बात करते हैं यार कि ये प्लाज्मा स्टेट जो है इसकी कॉमन फॉर्म्स क्या हैं। क्या है? कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। तो जो पहली कॉमन फॉर्म है वो आपकी स्पेस एंड
एस्ट्रोफिजिक्स प्लाज्मा एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्लाज्मा एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्लाज्मा। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है सन, स्टार, सोलर विंड। ठीक है, अभी सिर्फ ये याद कर लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। दूसरी चीज टेरेस्ट्रियल प्लाज्मा, टेरेस्ट्रियल प्लाज्मा। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं लाइटनिंग, ये जो बिजली जो कड़कती है, लाइटनिंग एंड आयोनोस्फेयर, लाइटनिंग एंड आयोनोस्फेयर। और थर्ड वन है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं प्लाज्मा टॉर्च, रॉकेट एग्जॉस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें तो यार कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो इसके साथ जो प्लाज्मा स्टेट है वो हुआ क्या, खत्म हो गया। अब कौन सा स्टेट आता है? लास्ट स्टेट, और उसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको प्यार से हम लोग कहते हैं बीईसी, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, बीईसी। इसका क्या है, ये जो स्टेट है ना यार, ये स्टेट बिल्कुल प्लाज्मा का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। उस वाले स्टेट में जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, बहुत हाईली एक्साइटेड स्टेट में, और इस वाले में पार्टिकल्स का मोशन जो है बिल्कुल रुक जाता है, ऑलमोस्ट रुक जाता है ना। चलो लिखते हैं पहले इसके बारे में, उसके बाद समझाते हैं। क्या है ये? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। दूसरा, सब लिख दे रहे हैं यार तुम्हारे नोट्स के लिए, बिल्कुल एक एक चीज। ऑपोजिट टू प्लाज्मा स्टेट, और वेरी रिजिड नियर एब्सोल्यूट जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं, कोई बताएगा? 0 डिग्री केल्विन। ओके नहीं है, 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, और जो इसकी मेन चीज है वो है ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। अच्छा, अब इसने किसी ने सोचा इसका नाम यार बड़ा, मतलब बाकी सबके इतने अच्छे नाम थे, और इसका नाम कैसे पड़ गया ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, इसके पीछे ना क्या है, एक कारण है। इसको सबसे पहले जो प्रेडिक्ट किया था वो थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस सर ने। ठीक है, उसके बाद वो अपना ये आइडिया ना, उस आइडिया को लेके वो किसके पास पहुंचे, वो पहुंचे एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास।
आइंस्टाइन के पास। तो जब इन लोगों ने थोड़ा रिसर्च करा तब जाके इन लोगों को उसके बारे में कुछ थोड़ा पता पड़ पाया, क्योंकि इन लोगों के पास पूरे एक्सपेरिमेंट नहीं थे, इन लोगों ने इसकी खोज नहीं करी। इसके बाद इन्होंने जो अपने आइडिया थे वो लोगों को ट्रांसफर करे। तो उसके बाद जब लोगों के पास पूरी मशीनरी, सारे इक्विपमेंट्स आ गए, जब उनके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज थी, तब जाके जो 2 साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन लोगों ने इसकी खोज करी, जिसकी वजह से उन्हें 2001 में नोबेल प्राइज मिला। तो इन लोगों ने इसको प्रेडिक्ट किया था, इसलिए बोस और आइंस्टीन यहां से मिलके क्या आ गया आपका BEC। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हुई, समझ में आया? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब दूसरा टॉपिक। अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। तो इंटर कन्वर्जन क्या होता है यार? इंटर कन्वर्जन इसका मतलब एक फेज से दूसरे फेज में, हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इसको दूसरा नाम दे सकते हैं हम लोग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन है ना? तो देखो इसके लिए भी लिखवा देते हैं। One state to another, one state to another without change in chemical composition, without change in chemical composition, without change in केमिकल कॉम्पोजिशन, और इसको क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? बढ़िया, बिल्कुल। चलो अब एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। यहां लिखते हैं सॉलिड, यहां लिखते हैं लिक्विड, और यहां लिखते हैं वेपर। ठीक है, तो ये इस तरफ एक, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, अब उल्टी गाड़ी, एक यूं यूं यूं। ठीक है, इस पूरे एक फ्लो चार्ट में बिल्कुल पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, है ना? तो चलो अब डालना स्टार्ट करते हैं। सॉलिड से लिक्विड, इसका मतलब फ्यूजन, इसका मतलब फ्यूजन और मेल्टिंग, फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर जब बनेगा तो क्या होगा? लिक्विड से वेपर जब बनेगा तो क्या होगा? वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। और जब वेपर से सॉलिड बनेगा, वेपर से सॉलिड जब बनेगा तो क्या होगा? डिपोजिशन। इसको इस जगह लिख दे रहा हूं मैं, ये होगा डिपोजिशन। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब उल्टा रिवर्स प्रोसेस देखो। जब लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, तो कोई चीज क्या हो रही है? सॉलिड बन रही है। इसका मतलब उसका प्रेशर जब लगाते हैं तो वो कंडेंस हो रही है आपस में। तो कंडेंस जब होगी तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, या फिर कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। ठीक है, और जब सॉलिड से वेपर जब बनेगा, इस प्रोसेस को कहेंगे क्या? इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और जब वेपर से लिक्विड, जब वेपर से लिक्विड, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, आई थिंक सारे हो गए, 5 6 हो गए। हाँ, तो अब देखो यार, यहीं पे समझ लो सारे के सारे। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड। अब जैसे ऐसे सपोज करो, मान लो आपके पास एक आइस का क्यूब है ना?
अब उसको रख दोगे तो वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो सॉलिड फॉर्म में था आइस, अब लिक्विड बन गया तो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में। तो आइस क्या कर गई, हम बोलते हैं आइस यार मेल्ट कर गई है, तो वो क्या हुआ, मेल्टिंग। ठीक है, जब लिक्विड से वेपर बने, लिक्विड से वेपर, हमने पानी लिया और गैस पे रख दिया, अब भाप बननी स्टार्ट होगी, भाप बनेगी, तो उस भाप वाले प्रोसेस में वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वेपर के फॉर्मेशन से टर्म क्या आया, वेपराइजेशन। ठीक है, अच्छा अब वेपर से सॉलिड बनाना है, वेपर से सॉलिड, वेपर से सॉलिड। इसका मतलब जब हम जो गैस होती है उसको बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में करते हैं ना, कंडेंस फॉर्म में जब उस पर प्रेशर डालते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, वो सब आगे आएगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। अब उल्टी साइकिल देखो, जब लिक्विड को सॉलिड में करेंगे, जब लिक्विड को सॉलिड में, जैसे कि एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, और फ्रीजर में रख दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस ग्लास के पानी में बर्फ जम जाएगी, जमती है, तो उसमें क्या हुआ, हम लोग कहते हैं ना फ्रीज के लिए रख दो इसको, फ्रीजर में रख दो, फ्रीजिंग। तो फ्रीजर का मेन पर्पस क्या होता है, फ्रीजिंग, क्योंकि वो लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहा है, इसी का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब सॉलिड से वेपर में बनेगा डायरेक्ट, सॉलिड से वेपर में, जैसे उसका, उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। तुमने धूप बत्ती देखी है, धूप बत्ती, उस धूप बत्ती को जलाओ तो तुमने कभी देखा है कि यार वो लिक्विड फेस में भी आ रही है, नहीं, डायरेक्ट जलाती वो धुएं में निकलती जाती है, इसका मतलब गैसेस फॉर्म में आ रही, सॉलिड टू लिक्विड। इसी तरह से कैम्फर होता है, कपूर, कैम्फर है ना, नेफ्थलीन बॉल्स इसका एग्जांपल है, एंथ्रासीन इसका एग्जांपल है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सब्लिमेबल सब्सटेंस। अच्छा, अब वेपर से लिक्विड में जब आएगा, वेपर से लिक्विड, अच्छा वेपर क्या है, देखो खुले खुले घूम रहे हैं चारों तरफ, अब हम उसको पास करके लिक्विड में ला रहे हैं, इसको मतलब कंडेंस कर रहे हैं, तो जब कंडेंस करेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। आई होप समझ में आया होगा सबके, है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब देखो, अब एक क्या बनाते हैं, अब एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। इस ग्राफ में इस तरफ है हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड, है ना, और इस तरफ है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इस तरफ वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है, और इस तरफ हीट एनर्जी। ठीक है, अच्छा ग्राफ बना लेते हैं। ओहो क्या बात है, सीडी बन गई, सीडी, क्या बनी, सीडी बन गई है ना, सीडी बन गई। अच्छा अब इसका मतलब देखो, पहले मुझे बनाने दो उसके बाद देखना मतलब। ये जो लाइन है ये है आइस, ये जो लाइन है ये है वाटर, ये जो लाइन है इसमें स्टीम, आइस वाटर स्टीम। ठीक है, ये एक फेज ट्रांजिशन है, ये है मेल्टिंग, ये है मेल्टिंग, और ये वाला जो फेज ट्रांजिशन है वो है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। अच्छा अब समझते हैं इसको, हमारे पास आइस थी, हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आइस का देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, ठीक है, अब वो क्या बन गई, वाटर बन गई। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल मतलब सेम। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहा, और यहाँ से जो ये वाटर बना उस प्रोसेस को क्या हुआ, मेल्टिंग कहा हमने। तो ये यहाँ पे क्या है, फेज ट्रांजिशन है, ये क्या है, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। दूसरी बार अब जब वाटर बन गया, वाटर को हमने फिर टेम्परेचर प्रोवाइड करा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो अब बढ़ा, अब फिर एक बिल्कुल स्टेट पे आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट।
अब वहां पे वेपराइजेशन प्रोसेस अगर हुआ और उसको क्या बन गया, स्टीम बन गया, वाटर, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से फिर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर और बढ़ेगा और वो किसकी फॉर्म ले लेगा, स्टीम की फॉर्म ले लेगा, ठीक है। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय जब जाके ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब इस पूरी लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे आइस हुई और वाटर भी मेल्ट हुआ तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। यही बताना चाह रहा है, ठीक है, हमने तो समझ लिया। चलो अब पढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है ये, तो वो है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है यार, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जाने पे एक फिक्स टेम्परेचर है, इसके ऊपर अगर गए तो गैस लिक्विफाई होगी नहीं। हम लोगों को पता है यार, गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर डालें और टेम्परेचर को कम करें तो वो गैस क्या होती है, लिक्विफाई होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लिक्विफाई फॉर्म में। तो अब ऐसा तो नहीं है कि यार प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वो लिक्विफाई होती जाएगी, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक लिमिट है, हर चीज लिमिट में सही रहती है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो एक टेम्परेचर है जहां पे जाके वो कह देती है नहीं बस अब हो गया, इतना ही, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं यार, टेम्परेचर above which gas can never liquefy, gas can never liquefy, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। सबसे पहले तो बात करते हैं लेटेंट हीट की कि ये क्या होती है, लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट है ना, वर्ड लेटेंट, इस लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है ना, लेटेंट हीट। तो ये क्या होती है, ये ना अनडिटेक्टेबल एंड इनविजिबल। समझ रहे हो, इनविजिबल वर्ड्स, देखो वर्ड पे ध्यान दो। अनडिटेक्टेबल मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उसको, और इनविजिबल दिखेगी ही नहीं, इनविजिबल। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ ए सब्सटेंस, टू चेंज द फेस ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट लो। हुआ, ठीक है। तो ये कौन सी हीट होती है, ये वो हीट होती है जो एक सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस को जब फेस ट्रांजिशन करवाते हैं तो उसमें लगती है। ये हीट लगेगी तुम्हें पता नहीं चलेगी, इसका नाम है अनडिटेक्टेबल, और इसका नाम क्या है, इनविजिबल। तो इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब इसके भी दो टाइप होते हैं यार, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और फ्यूजन और वेपराइजेशन में तो तुम लोग कंफ्यूज हुई नहीं, है ना। फ्यूजन और वेपराइजेशन में पहले लिखवा चुका हूं। चलो एक बार और देख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है, अमाउंट ऑफ हीट involved in a
involved in a phase change from solid to liquid, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड का फेज ट्रांजिशन होगा उसमें जो हीट लगेगी वो हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम थिंग, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड इन द फेज चेंज फ्रॉम, इसमें बस नीचे आ जाएगा क्या, लिक्विड टू गैसियस, आ गया होगा समझ में यार अब तो, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसको पूरा कर, चलो। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अगला पॉइंट है ऑन एडिंग impurities, the melting point decreases, ठीक है। इम्प्योरिटी डालने पे किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अगला पॉइंट, on increasing the pressure, when increasing the pressure the melting point increases, ठीक है, ओके। अच्छा, और देखो, on adding नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज इन अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, on a volatile substance, बॉइलिंग पॉइंट विल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, अभी रुको, ये इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब आपको अभी समझा रहे हैं। और फोर्थ है सॉल्युबिलिटी increases on increasing the pressure, solubility increases on increasing the pressure। तो ये इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है यार। जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ना, तो असल में होता क्या है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें इम्प्योरिटीज डालने पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं, इम्प्योरिटीज डालने पे एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन अलग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन उनमें है। अब इम्प्योरिटीज चली जाएंगी तो वो बॉन्ड आपस में स्कैटर हो जाएंगे। तो जैसे ही बॉन्ड जो है वो अलग अलग हुए, अब जैसे ये देखो, ये बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड है ना किस चीज में, अब हमने इसमें इम्प्योरिटी, इनमें अच्छा खासा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है। अब हमने इनमें इम्प्योरिटीज डाल दी, तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये बॉन्ड के बीच में दरार डालेंगे, बॉन्ड के बीच में दरार, और दरार पड़ गई, इसका मतलब हम लोगों का काम आसान कर गए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये कैसे है, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होगा, स्पेस बढ़ती चली जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी उसमें और अच्छे से
हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अब देख लो, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो कि वेपराइज हो जाए, वेपराइज्ड इजीली। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कांट बी वेपराइज्ड, मतलब हो जाते हैं वेपराइज इजीली लिख दे रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है ना। तो यही था, अब समझ में आ गया होगा नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज डालने पे और वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज डालने पे क्या फर्क क्यों पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब एक और पॉइंट है एसआई यूनिट का। तो एसआई यूनिट तुम लोगों को पता है टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। और प्रेशर की होती है पास्कल। पास्कल पी ए से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, तो चलो यार आज ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। इस चैप्टर में अभी एक लेक्चर और बचा है और वो एडवांस लेक्चर है। असल में जितना टॉपिक था वो था यहीं तक, लेकिन अब क्योंकि हम लोगों को ओलंपियाड के हिसाब से भी तैयारी करनी है तो इसलिए एक टॉपिक एक्स्ट्रा लगेगा। उसमें हम लोग बात करेंगे बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।